वेलकम टू द सक्सेस क्लासेस बिजनौर। डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक ट्रांजिस्टर पे। इससे पहले ट्रांजिस्टर की एक वीडियो मैंने अपलोड कर दी है, अगर आपने वो नहीं देखी है तो चैनल पर विजिट करके आप देख सकते हैं, या मैंने प्लेलिस्ट बनाए रखी है फर्स्ट ईयर की और सेकंड ईयर की दोनों। उनका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा, वहाँ से आप अपने अगर फर्स्ट ईयर के हैं तो फर्स्ट ईयर की प्लेलिस्ट से वीडियो देख सकते हैं, सेकंड ईयर के हैं तो सेकंड ईयर की प्लेलिस्ट से वीडियो देख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आज हम यहाँ पर एक तो ट्रांजिस्टर के ऑपरेशन के बारे में बात करेंगे, जैसे एनपीएन और पीएनपी ट्रांजिस्टर्स होते हैं हमारे, उनकी वर्किंग जो होती है वो हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। दूसरा, हम यहाँ पर ट्रांजिस्टर के कॉन्फ़िगरेशंस यानी कि कॉमन बेस, कॉमन एमिटर एंड कॉमन कलेक्टर की यहाँ पर बात करेंगे। और साथ में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हमारा एग्जाम में मैक्सिमम टाइम पूछा जाता है, अल्फ़ा बीटा में जो रिलेशन होता है, हमारा जो करंट गेन है हमारे अल्फ़ा एंड बीटा, उनमें एक रिलेशन पूछा जाता है 2 मार्क्स में। एग्जाम में बहुत बार रिपीट होता है क्वेश्चन, तो वो भी हम यहीं पर आज डिस्कस करने वाले हैं इसी वीडियो में। स्टूडेंट, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को में लास्ट तक बने रहें, वीडियो को लास्ट तक देखें, और वीडियो पसंद आए तो लास्ट में लाइक ज़रूर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं वीडियो कैसा लगा। कोई डाउट होता है तो भी कमेंट ज़रूर करें ताकि मैं उसको अगली वीडियो में सॉल्व कर सकूं। ठीक है स्टूडेंट, चलिए तो आज हम स्टार्ट करते हैं। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप पीडीएफ के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा वीडियो के नीचे। वहाँ से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको फ्री पीडीएफ प्रोवाइड कराई जा रही हैं। ठीक है, जितना भी हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं ऑपरेशन ऑफ ट्रांजिस्टर एंड ट्रांजिस्टर कॉन्फ़िगरेशंस। ठीक है, सबसे पहले अगर हम बात करें ऑपरेशन ऑफ ट्रांजिस्टर, तो हम इसमें क्या देखते हैं कि जो हम ऑपरेशन पढ़ते हैं या जो हम थ्योरी लिखते हैं एग्ज़ाम में, जो वर्किंग ऑपरेशन हम देते हैं या एग्ज़ाम में जो पूछा जाता है हम लिखते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, वो हम एक्टिव रीजन में ही एक्सप्लेन करते हैं। और ये एक्टिव रीजन क्या होता है, सैचुरेशन रीजन क्या होता है, कट ऑफ रीजन क्या होता है, ये मैं लास्ट वीडियो में कवर कर चुका हूँ। ठीक है, आपने अगर वो वीडियो नहीं देखी तो आप नीचे प्लेलिस्ट में वो वीडियो मिल जाएगी आपको, उसमें जाके देख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम यहाँ पर ऑपरेशन जो पढ़ने वाले हैं, मैंने बताया था 2 टाइप के हम यहाँ पर ट्रांजिस्टर्स बनाते हैं, एक होता है हमारा एनपीएन और एक होता है पीएनपी। तो मैं यहाँ पर जो आपको वर्किंग बताने वाला हूँ वो एनपीएन के लिए बताने वाला हूँ, सेम हमारी पीएनपी के लिए हो जाएगी। बस डिफरेंस इतना होगा कि ये जो बैटरी हम यहाँ पर बायसिंग करते हैं, ये बायसिंग की जो बैटरी की जो पोलरिटीज़ हैं ये चेंज हो जाती हैं दोनों, जिधर नेगेटिव है उधर पॉजिटिव, जिधर पॉजिटिव है उधर नेगेटिव, और एनपीएन की जगह पर पीएनपी ट्रांजिस्टर यूज़ कर लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो ये यहाँ पर जो आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है, यहाँ पर हम क्या है, ये एनपीएन का डायग्राम है, ये एन है, ये पी है और ये एन है, यानी कि एनपीएन ट्रांजिस्टर है। अब हम इसमें मैंने बताया ऊपर लिखा हुआ अभी हेडिंग में कि हम यहाँ पर जो वर्किंग पढ़ते हैं या ऑपरेशन जो करते हैं एक्सप्लेन, वो हम एक्टिव रीजन में करते हैं। ठीक है ना, एग्जाम में ऐसे नहीं पूछा जाएगा कि एक्टिव रीजन में एक्सप्लेन करें, एग्जाम में केवल एनपीएन का कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग पूछा जाएगा या पीएनपी का, आपको एक्टिव रीजन में ही एक्सप्लेन करना है। एक्टिव रीजन में एक्चुअल में होता क्या है कि जो हमारा ये एन पी एन ट्रांजिस्टर है, तो हम क्या करते हैं, ये एन हमारा इधर टर्मिनल कौन सा है, ये एमिटर टर्मिनल होता है, ये सेंटर वाला हमारा बेस टर्मिनल है, और ये इधर कलेक्टर टर्मिनल होता है। तो इसमें ये एमिटर और बेस, यहाँ पर जो जंक्शन है ये वाला, ये एमिटर बेस जंक्शन कहलाता है, और जो दूसरा जंक्शन है ये कलेक्टर बेस जंक्शन कहलाता है हमारा। ठीक है स्टूडेंट, इधर ये एमिटर बेस जंक्शन और ये इधर हमारा क्या होता है, कलेक्टर बेस जंक्शन। तो होता क्या है इसमें कि जो एमिटर बेस जंक्शन है इसको हम फॉरवर्ड बायस रखते हैं, और जो कलेक्टर बेस जंक्शन है उसको हम रिवर्स बायस रखते हैं। अब रिवर्स बायसिंग और फॉरवर्ड बायसिंग का जो हमारा है कैसे रखते हैं, कैसे होता है, वो हमने डायोड में भी बहुत अच्छे से पढ़ा। जैसे डायोड में हमारा जो फॉरवर्ड बायसिंग में हम यूज़ करते हैं डायोड को, तो उसमें होता क्या है कि पी को पॉजिटिव से कनेक्ट करते हैं और एन को नेगेटिव से, तब हमारा जो डायोड होता है वो फॉरवर्ड बायसिंग में। और रिवर्स बायसिंग की अगर बात करें तो पी को नेगेटिव से और एन को पॉजिटिव से। सेम फंडा में यहीं पर भी यूज़ करना है। क्या करेंगे हम, जो हमारा ये एमिटर बेस जंक्शन है, ये एमिटर बेस जंक्शन में हमारा इधर एन है और इधर पी है, तो ये इधर पी है तो पी को हमने पॉजिटिव से कनेक्ट कर दिया बैटरी के। ठीक है, और ये जो एन है हमारा इसको हमने नेगेटिव से कनेक्ट कर दिया। तो यानी कि जो हमारा एमिटर बेस जंक्शन है ये क्या होगा, हमारा फॉरवर्ड बायसिंग में वर्क करेगा। सेम अगर हम बात करें कलेक्टर बेस जंक्शन की या बेस कलेक्टर जंक्शन की, तो ये वाला जो जंक्शन है यहाँ पर एन है, तो एन को अगर हम पॉजिटिव से कनेक्ट करते हैं और पी को नेगेटिव से, तो ये रिवर्स बायसिंग में, तो यानी कि हमने इस पी को हमने नेगेटिव से कनेक्ट कर दिया यहाँ पर और एन को हमने पॉजिटिव से कनेक्ट कर दिया, तो ये हमारा क्या हो गया, रिवर्स बायसिंग में वर्क करने लगता है। ठीक है ना स्टूडेंट, तो ये हमारा मोड कौन सा हो गया या एक्टिव रीजन कौन सा हो गया, एक्टिव रीजन या एक्टिव मोड ऑफ ऑपरेशन है हमारा। ठीक है, तो हमने बैटरी बायसिंग तो कर लिया। अब हमें जब बायसिंग करते हैं तो इसमें कुछ ना कुछ इसकी प्रॉपर्टी में चेंजेस आएंगे, कुछ ना कुछ होगा इसमें ट्रांजिस्टर में, तो वही हमें एक्सप्लेन करना है, वही हमें समझाना है, वही हमें बताना है। तो एक्चुअल में होगा क्या, यहाँ पर मैं यहीं पर समझा रहा हूँ, लिखा हुआ है सेम, आगे भी नेक्स्ट पेज पे देखेंगे, ये थ्योरी आपको पीडीएफ में मिल जाएगी।
मैं थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर रहा यहाँ पर, मैं आपको इसकी वर्किंग एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आप ध्यान से सुनेंगे, ठीक है। देखो स्टूडेंट, ये हमारा क्या होता है, जो एमिटर होता है इसमें मैंने बताया था कि ये हैवीली डोप्ड होता है और मॉडरेट इन साइज़ होता है। जो बेस होता है ये सबसे स्मॉल इन साइज़ होता है और लाइटली डोप्ड होता है। और जो हमारा कलेक्टर होता है, कलेक्टर वाला पार्ट, ये हमारा क्या होता है, मॉडरेटली डोप्ड होता है, यानी कि डोपिंग एमिटर से कम होती है लेकिन बेस से ज़्यादा होती है। और साइज़ में क्या होता है, वाइडर होता है, यानी कि सबसे ज़्यादा बड़ा साइज़ इसका होता है, ठीक है। अब जो हमारे मेजॉरिटी कैरियर्स होते हैं, यानी कि एन है, इधर एमिटर की साइड क्या है, एन है, यानी कि एन के मेजॉरिटी कैरियर्स क्या होंगे, हमारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो ये क्या करता है, एमिटर जो मेजॉरिटी कैरियर्स होते हैं उनको एमिट करता है। कलेक्टर क्या करता है, जो हमारे मेजॉरिटी कैरियर्स एमिटर से एमिट हो रहे हैं उनका कुछ ही परसेंट भाग या कुछ ही परसेंट पार्ट जो है उनको क्या कर लेगा, यहाँ पर रिकम्बाइन हो जाएंगे। और रिकम्बाइन होने के साथ साथ यहाँ पर क्या होगा, जो मैक्सिमम पार्ट होगा यानी कि रिमेनिंग जो पार्ट होगा वो सारा किधर, कलेक्टर को पास कर देगा। कलेक्टर क्या करता है, जो एमिटर से हमारे एमिट होके आ रहे हैं मेजॉरिटी कैरियर्स, जो रिकम्बाइन नहीं हुए बेस में, वो सारे आयंस जो होंगे, जो कैरियर्स होंगे, उनको क्या करता है, कलेक्ट करता है, ठीक है। ये मैंने एक ओवरव्यू दिया, अब ध्यान से समझेंगे। देखो यहाँ पर क्या इलेक्ट्रॉन्स हैं, मेजॉरिटी कैरियर। तो जब हमने बैटरी का यहाँ पर नेगेटिव टर्मिनल कनेक्ट किया तो यहाँ पर पोलैरिटी क्या होगी, नेगेटिव होगी। जब यहाँ पर नेगेटिव होगी तो यहाँ पर क्या होगा, हमारा ये जो डिप्लीशन लेयर है हमारी बेस और एमिटर जंक्शन के बीच में, तो ये क्या होगी, यहाँ पर ये फॉरवर्ड बायसिंग में तो डिप्लीशन लेयर की जो विड्थ है ये क्या होगी, स्मॉल होगी। लेकिन यहाँ पर जो डिप्लीशन लेयर की विड्थ बनेगी हमारी किसकी, क्योंकि ये वाला जो हमने लिया है ये रिवर्स बायसिंग में लिया है ये वाला जंक्शन, तो इसमें डिप्लीशन लेयर की जो विड्थ होगी वो क्या होगी, हमारी ज़्यादा होगी, वाइड होगी, ठीक है। अब होगा क्या, जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं मेजॉरिटी कैरियर्स इस नेगेटिव से रिपेल्ड होंगे, इस नेगेटिव साइन से या नेगेटिव पोलैरिटी से रिपेल्ड होंगे। रिपेल्ड होकर ये किस डायरेक्शन में मूव करेंगे, इस डायरेक्शन में मूव करेंगे। तो अगर इलेक्ट्रॉन हमारे इधर 100% एमिट हो रहे हैं, ठीक है ना, मैं एक एग्जांपल के तौर पे ले रहा हूँ कि यानी कि हमारे कुल मिलाकर कितने 100% इलेक्ट्रॉन्स इधर से एमिट हुए। अब ये 100% इलेक्ट्रॉन्स हमारे बेस में पहुँचेंगे। अब बेस में क्या होगा, बेस का जो मेजॉरिटी कैरियर्स होंगे हमारे होल्स, अब चूंकि इसका साइज़ जो है सबसे स्मॉल है, बहुत मतलब स्मॉल साइज़ होता है बेस का, बहुत स्मॉल मतलब या थिन लेयर इसको बोल सकते हैं। एक्चुअली हम इसको यूज़ करते हैं जो दोनों सेम मेटल होते हैं इनको सेपरेट रखने के लिए, डिफरेंट टाइप के मेटल से इनको सेपरेट करने के लिए हम यहाँ पर एक बेस यूज़ कर लेते हैं, ठीक। तो अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स हमारे इधर होंगे तो ये होल से रिकम्बाइन होंगे यहाँ पर पी टाइप में। अब जो रिकम्बाइन होंगे वो तो इस डायरेक्शन में मूव कर जाएंगे, इलेक्ट्रॉन रिकम्बाइन होकर इस डायरेक्शन में, ठीक है ना। अब जो बाकी के बचे हुए होंगे हमारे इलेक्ट्रॉन जो रिकम्बाइन नहीं हो पाए होंगे वो क्या करेंगे, इसको क्रॉस करके, बेस को क्रॉस करके हमारे कहाँ पर पहुँच जाएंगे, कलेक्टर में पहुँच जाएंगे। तो अगर यहाँ पर 100% हमारे इलेक्ट्रॉन इधर मूव किए हैं तो यहाँ पर केवल 5% ही इलेक्ट्रॉन्स ऐसे होंगे जो रिकम्बाइन हो पाएंगे। ये एक एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ मैं, ठीक है ना। लगभग 5% इलेक्ट्रॉन जो है वो रिकम्बाइन होंगे और इस डायरेक्शन में मूव करेंगे। बाकी के जो 95% इलेक्ट्रॉन होंगे, ऑलमोस्ट 95% इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो क्या होंगे, हमारे जो रिकम्बाइन नहीं होंगे और वो कलेक्टर की तरफ मूव कर जाएंगे। कलेक्टर उनको कलेक्ट कर लेगा। अब कलेक्टर पे इस टर्मिनल पे अगर हम देखें तो यहाँ पर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, तो वो पॉजिटिव चार्ज इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और इलेक्ट्रॉन्स हमारे इस डायरेक्शन में मूव कर जाएंगे, ठीक है ना। तो इस तरह से यहाँ पर इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन मूव कर जाएंगे। तो अब देखो, इलेक्ट्रॉन पहले एमिटर से बेस में गए तो एक एमिटर में इस डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा, इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है, ये हमें पता है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, आई ई बोल रहे हैं, एमिटर करंट। बेस में जो रिकम्बाइन हो गए हैं इलेक्ट्रॉन्स वो इस डायरेक्शन में मूव करेंगे, इस पॉजिटिव की तरफ जाएंगे। तो जब इधर जो 5% इलेक्ट्रॉन इधर मूव किए हैं, 100% में से केवल 5% मूव किए हैं, तो एक स्मॉल सा करंट यहाँ पर भी फ्लो होगा, किस डायरेक्शन में, इलेक्ट्रॉन नीचे की तरफ, तो हमारा ऊपर की तरफ एक करंट फ्लो होगा जिसको हम बोल रहे हैं IB यानी कि बेस करंट, ठीक है ना। उसके बाद जो 95% इलेक्ट्रॉन हमारे इसको बेस को क्रॉस करके, इस जंक्शन को क्रॉस करके कलेक्टर में पहुंचे हैं 95% इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन के जो डायरेक्शन है वो किधर है, इधर की तरफ है, आगे की तरफ है, इधर पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा इस टर्मिनल में, जिसको हम बोलेंगे IC, ठीक है स्टूडेंट्स। आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। अगर कोई डाउट होता है तो कमेंट करके जरूर बताएं, मैं उनको अगली वीडियो में जरूर सॉल्व करूंगा, ठीक है। वीडियो को ध्यान से सुनते जाना है और अच्छे से समझते जाना है। PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, ठीक है ना, पढ़ने के लिए। तो ये हमारा यहाँ पर टोटल हो गया इस तरह से, यानी कि बस इतना ही हमें वर्किंग में लिखना है। अब हमने यहाँ पर क्या देखा कि यहाँ से तो इलेक्ट्रॉन 100% मूव हुए, बाकी के जो 5% इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इधर गए हैं, उनकी वजह से करंट फ्लो हुआ। बाकी के जो बचे हुए 95% इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हमारे इस डायरेक्शन में मूव हुए, तो उससे ये करंट फ्लो हुआ। तो यानी कि ये तो 100% इलेक्ट्रॉन से करंट फ्लो हुआ हमारा आई,
ये 5% से फ्लो हुआ IB और ये हमारा 95% से फ्लो हुआ IC। तो दैट मीन्स अगर हम यहाँ पर देखें करंट की डायरेक्शन देखें, अगर यहाँ पे हम सीधा सीधा KCL भी अगर अप्लाई करें, यहाँ पर सेंटर में नोड मान के KCL भी अप्लाई करें, तो जो KCL है यानी कि मैं यहाँ पर बना के दिखा देता हूँ, एक डायरेक्शन तो हमारी करंट की ये है, एक डायरेक्शन हमारी करंट की ये है, ठीक है ना, इस डायरेक्शन में है, और एक डायरेक्शन हमारी ये है इस डायरेक्शन में, ठीक है ना। क्लियर होगी बात। यहाँ पर कौन सी करंट है हमारी, ये एमीटर करंट है जिसको हम बोल रहे हैं IE, ठीक है ना। यहाँ पर कौन सी करंट है हमारी IB जिसको हम क्या बोल रहे हैं, बेस करंट बोल रहे हैं। और यहाँ पर कौन सी करंट है हमारी, कलेक्टर करंट है जिसको हम क्या बोल रहे हैं, IC बोल रहे हैं। अब मैं इस सेंटर पे अगर KCL अप्लाई करूँ तो हमारा KCL क्या कहता है कि द एल्जेब्रिक सम ऑफ इनकमिंग करंट इज इक्वल टू द एल्जेब्रिक सम ऑफ आउटगोइंग करंट। तो यानी कि यहाँ पर इनकमिंग करंट की बात करें तो IB और IC है, और आउटगोइंग करंट कौन सी है, केवल I है। तो यहाँ पर हमारी एक इक्वेशन फॉर्म हो जाएगी जिसको हम बोलेंगे ट्रांजिस्टर इक्वेशन भी हम इसको बोल देते हैं, जो होती है हमारी I इक्वल्स टू IB प्लस IC, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो क्या होगी, I इज इक्वल्स टू IB प्लस IC। तो ये इक्वेशन कैसे बनती है ये भी मैंने आपको समझा दिया है, इसको आप भूलोगे भी नहीं है। अब इस तरह से मैंने आपको बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में एकदम समझा दिया है, और ये इक्वेशन हमारी आगे तक यूज़ होगी इसमें मतलब जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं उसको तो केवल ओवरव्यू लेना है, जो सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनमें अभी हम बायसिंग भी पढ़ेंगे सेकेंड ईयर के लिए केवल, तो उसमें बायसिंग जब पढ़ेंगे तो ये इक्वेशन बहुत यूज़ होगी, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो ये कैसे बनी, आई हमेशा ध्यान रखेंगे, ये इसी के लिए नहीं, PNP के लिए भी सेम ये इक्वेशन बनेगी। आई इक्वल टू क्या होता है, IB प्लस IC, ठीक है ना। ये एक तरह से एक फार्मूला या एक इक्वेशन हम कह सकते हैं। तो ये आपको क्या रखना है, याद रखना है इस इक्वेशन को, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हमारी इक्वेशन होगी I इक्वल टू IB प्लस IC। तो ये हमारी इसकी वर्किंग होगी। अब देखो अगर मैं बात करूँ PNP ट्रांजिस्टर की, तो मैं अगले डायग्राम में समझा देता हूँ। मैंने यहाँ पर PNP का डायग्राम नहीं लिया है, अभी मैं अगले में समझा देता हूँ कि उसमें क्या क्या चेंजेस आते हैं, ठीक है स्टूडेंट। ये इसकी थ्योरी है, यहाँ पर ये थ्योरी मैं PDF प्रोवाइड करा दूंगा, वहाँ से आपको मिल जाएगी। एक बार पढ़ लेंगे तो चीज़ें समझ में आ जाएंगी, और इसको जो मैंने समझाया उसको ध्यान से समझ लेंगे तो ठीक है। अब देखो ये इक्वेशन है वही, ये हमारी NPN के लिए भी यही इक्वेशन होती है और सेम PNP के लिए भी यही इक्वेशन होती है। I इक्वल टू IB प्लस IC। यहाँ पर I क्या है, एमीटर करंट है, और IC क्या है, कलेक्टर करंट है, IB क्या है, बेस करंट है। इसमें क्या होता है तीनों में, हम कभी कभी आगे जब डेरिवेशंस करेंगे बायसिंग के तो उसमें हम क्या करते हैं, जो IB है बहुत स्मॉल करंट होता है, मैंने बताया ना अभी लगभग 5% इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर रिकम्बाइन होते हैं, तो उनकी वजह से जो करंट फ्लो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, IB। तो IC और I के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखें तो ये बहुत ही स्मॉल करंट होता है, इसलिए इसको हम क्या कर देते हैं, कभी कभी नेगलेक्ट कर देते हैं। तो I जो है हम ऑलमोस्ट इक्वल टू IC ले लेते हैं मैक्सिमम टाइम्स, ठीक है ना स्टूडेंट। ठीक है, अगर अब हम बात करें PNP की, तो PNP में क्या होगा, देखो यहाँ पर P लेंगे हम, यहाँ पर हम क्या लेंगे, N लेंगे, और यहाँ पर क्या लेंगे, P लेंगे। एक तो ये डिफरेंस आएगा। यहाँ पर जो बैटरी की पोलरिटीज़ हैं वो चेंज कर देंगे। कैसे चेंज कर देंगे, यहाँ पर हम पॉजिटिव लेंगे क्योंकि P को पॉजिटिव और N को नेगेटिव से कनेक्ट करते हैं, तो N को यहाँ नेगेटिव से कनेक्ट करते हैं, तो ये फॉरवर्ड बायस हो गया। ऐसे ही सेम इसमें हमें रिवर्स बायस बनाना है, तो P को हम नेगेटिव से लेते हैं और जो N को है उसको हम पॉजिटिव से लेते हैं। ये बैटरी की पोलरिटीज़ जो है ना ये चेंज कर देते हैं, ठीक है, बस इतना हो जाएगा। अभी हमारे इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे थे, यहाँ पर मेजॉरिटी कैरियर्स क्या होंगे, P में होल्स होंगे, तो ये होल जो है P पॉजिटिव साइन से रिपेल्ड होंगे, इस डायरेक्शन में मूव करेंगे, तो ये करंट इसी डायरेक्शन में मूव करेगा, यानी कि इसमें तो NPN में तो इधर है, तो हमारा PNP में जो करंट का डायरेक्शन होगा I का वो ये हो जाएगा। होल जो है इलेक्ट्रॉन्स के साथ यहाँ पर N रहेगा, N के मेजॉरिटी क्या इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इलेक्ट्रॉन्स के साथ 5% होल्स हमारे रिकम्बाइन होंगे, जो होल्स रिकम्बाइन हो जाएंगे वो इस डायरेक्शन में मूव कर जाएंगे नेगेटिव तरफ, तो सेम उन्हीं की डायरेक्शन में हमारा यहाँ पर एक करंट फ्लो हो जाएगा जिसको हम क्या बोल रहे हैं, IB बोलेंगे। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन वो होल जो है हमारे 95% इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में मूव करेंगे, तो एक करंट हमारा इसी डायरेक्शन में फ्लो होगा जिसको हम IC बोल देंगे, यहाँ पर ये IC। तो आप देखेंगे यहाँ पर अगर हम KCL अप्लाई करेंगे तो इनकमिंग करंट केवल I होगा और आउटगोइंग करंट कौन से होंगे हमारे, IB प्लस IC। तो सेम इक्वेशन हमारी यहाँ पर बन जाती है PNP के लिए भी, ठीक है ना स्टूडेंट। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, अगर नहीं हुआ तो एक बार और वीडियो को सुन सकते हैं, ठीक है। अगर फिर भी कोई डाउट होता है तो मुझे कमेंट करके बताना, मैं उसको फिर से समझाने की आपको कोशिश करूँगा, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम बात कर लेते हैं ट्रांजिस्टर कॉन्फ़िगरेशंस की, या हम बात करते हैं कह देते हैं कनेक्शंस की। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने अभी क्या देखा, थ्योरी में फिर से नहीं एक्सप्लेन करूँगा, आप पढ़ लेंगे इसको जब PDF मिलेगी। हमने अभी क्या देखा है कि हमारा जो ट्रांजिस्टर होता है उसमें 3 टर्मिनल्स होते हैं, एक होता है हमारा एमीटर, एक होता है बेस और एक होता है कलेक्टर। जब हम इनके कनेक्शन करते हैं, कॉन्फ़िगरेशन डिज़ाइन करते हैं, तो हमें क्या करना होता है, इनमें से हमें
दो टर्मिनल चाहिए इनपुट के लिए और 2 टर्मिनल चाहिए होते हैं आउटपुट के लिए। तो जब 2 टर्मिनल इनपुट के लिए चाहिए, 2 टर्मिनल आउटपुट के लिए चाहिए, तो यानी कि हमें टोटल 4 टर्मिनल की रिक्वायरमेंट है, लेकिन यहाँ पर तो 3 टर्मिनल्स हैं, तो एक टर्मिनल को हम क्या कर लेते हैं, कॉमन कर लेते हैं। तो जिस कॉन्फ़िगरेशन में हम जिस टर्मिनल को कॉमन करते हैं उसी के अकॉर्डिंग उसका नेम हम बोल देते हैं। तो इसलिए कुल मिला के हमारे यहाँ पर 3 कॉन्फ़िगरेशंस बन जाती हैं। फर्स्ट अगर हम बात करें कॉमन बेस, जिसमें हम बेस टर्मिनल को इनपुट साइड और आउटपुट साइड कॉमन कर लेते हैं। दूसरा बनता है कॉमन एमिटर, जिसमें हम एमिटर टर्मिनल को इनपुट और आउटपुट साइड कॉमन कर लेते हैं। तीसरा बनता है हमारा कॉमन कलेक्टर, जिसमें हम कलेक्टर को इनपुट साइड एंड आउटपुट साइड कॉमन कर लेते हैं। ठीक है ना स्टूडेंट्स, चलिए 1 बाय 1 डिस्कस कर लेते हैं इनको। सबसे पहले हम बात करें कॉमन बेस की। तो कॉमन बेस में क्या होगा, कॉमन बेस में ये ट्रांजिस्टर है हमारा, ठीक है ना। ये ट्रांजिस्टर हम इस तरह से भी बना सकते हैं या NPN करके वैसे भी बना सकते हैं। ये एमीटर टर्मिनल हो गया, जिसमें हम डायरेक्शन दिखाते हैं, एरो दिखाते हैं जो हमारी करंट की डायरेक्शन शो करता है। ठीक है, तो यानी कि ये N P से N करंट फ्लो होता है, तो ये P हो गया, यहाँ पर ये N हो गया, तो यानी कि NPN ट्रांजिस्टर का सर्किट सिंबल है। ठीक है, तो हमने क्या करा, ये जो बेस टर्मिनल है इसका, ये वाला जो बेस टर्मिनल है, इसको इनपुट साइड भी कॉमन कर लिया और आउटपुट साइड भी कॉमन कर लिया। ठीक है, अब एक चीज़ हमेशा ध्यान रखेंगे, जब हम बेस को कॉमन करते हैं तो इनपुट साइड एमीटर लेंगे, ना कि कलेक्टर। कलेक्टर हमेशा अगर हमारा कॉमन नहीं है तो वो आउटपुट साइड लिया जाएगा, बेस अगर कॉमन नहीं है तो वो इनपुट साइड लिया जाएगा। एमीटर जो है वो हमारा टर्मिनल इनपुट साइड भी लिया जा सकता है और आउटपुट साइड भी। कंडीशन जो बनती है बेस के लिए और कलेक्टर के लिए बनती है, कलेक्टर अगर कॉमन नहीं है तो वो हमेशा आउटपुट साइड लिया जाएगा, और बेस अगर कॉमन नहीं है तो वो हमेशा इनपुट साइड लिया जाएगा। अभी आगे की कॉन्फ़िगरेशंस में आप यही देखेंगे दोनों में। ठीक है ना, यहाँ पर देखो कलेक्टर कॉमन नहीं था तो आउटपुट साइड लिया, तो बचा क्या हमारा, बेस कॉमन है तो बचा क्या एमीटर, वो इनपुट साइड। आगे अभी मैं बताऊंगा, फिर आगे चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो इसमें हमने क्या लेते हैं, कॉमन बेस में हम क्या करते हैं, इनपुट जो अप्लाई करते हैं वो एमीटर और बेस टर्मिनल के बीच में अप्लाई करते हैं, आउटपुट जो लेते हैं वो कलेक्टर और बेस के बीच में लेते हैं, और बेस जो है वो हमारा इनपुट और आउटपुट साइड दोनों साइड कॉमन रहता है। ठीक है ना, अब इसमें एक टर्म आती है करंट गेन। ठीक है, DC करंट गेन भी बोल देते हैं या करंट गेन बोल देते हैं। तो जो हमारा कॉमन बेस होता है उसको हम अल्फा से डिनोट करते हैं, जो कॉमन एमीटर होता है उसको बीटा से डिनोट करते हैं, और जो कॉमन कलेक्टर होता है उसको हम गामा से डिनोट करते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है स्टूडेंट्स को, अल्फा बीटा गामा याद करना ज़रूरी है, क्योंकि हमें ये एग्जाम में अल्फा और बीटा में रिलेशन बहुत बार पूछता है, इन पर न्यूमेरिकल भी बनता है। जब न्यूमेरिकल की वीडियो लेके आऊँगा तब मैं आपको इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल जरूर कराऊंगा। ठीक है ना, तो अल्फ़ा, अब देखो ये जो अल्फ़ा बीटा गामा होते हैं ये लिखने बहुत आसान है, इनकी इक्वेशन हमें याद करनी जरूरत नहीं, बस हमें चीज़ ये याद रखनी है कि अल्फ़ा कौन सा करंट गेन है, कॉमन बेस, कॉमन एमीटर या कॉमन कलेक्टर। तो ध्यान रखेंगे कॉमन बेस के लिए अल्फ़ा है। ठीक है, अब जब हमें पता है जो कॉमन लेते हैं हम, वो ना तो इनपुट साइड होता है ना आउटपुट साइड। देखो हमने यहाँ पर बेस लिया ना, तो बेस ना तो इनपुट साइड, मतलब अगर बात करें तो इनपुट साइड कॉमन है और आउटपुट साइड कॉमन है, लेकिन इनपुट करंट की बात करेंगे तो यहाँ पर एमीटर होगी, और आउटपुट की बात करें तो यहाँ पर कलेक्टर की आउटपुट करंट कौन सी होगी, कलेक्टर करंट। यानी कि जो हमारा कॉमन रहता है उसमें हम ना तो इनपुट करंट में काउंट करते हैं उसको, ना आउटपुट करंट में। तो मैंने क्या बताया, जहाँ पर भी कलेक्टर होगा वो हमेशा आउटपुट पर होगा, यानी कि जो कॉमन होगा वो आएगा नहीं। कॉमन किसका है, ये कॉमन बेस का है, तो कॉमन बेस में IB करंट नहीं आएगा, जो कॉमन होगा वो आएगा नहीं इस फॉर्मूले में। आउटपुट साइड अगर कलेक्टर कॉमन नहीं है तो कलेक्टर हमेशा होगा, इनपुट साइड अगर बेस कॉमन नहीं है तो हमेशा बेस होगा। तो यहाँ पर सर्किट को अगर देखें हम, गेन एक्चुअल में क्या होता है, रेशियो होता है आउटपुट का और इनपुट का। ठीक है ना, गेन हमारा क्या होता है, आउटपुट का और इनपुट का रेशियो होता है, चाहे वो हम करंट के कॉन्टेक्स्ट में बोलें या वोल्टेज गेन या करंट गेन। ठीक है, तो यहाँ पर आउटपुट पे करंट कौन सी है, अगर हम बात करें यहाँ पर आउटपुट पे करंट कौन सी है, IC, और इनपुट पे कौन सी I है, तो हमारा करंट गेन क्या हो जाएगा, IC/I। ठीक है ना स्टूडेंट्स, क्लियर होगी बात यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने अभी बताया था I जो है ना, करंट एमीटर करंट क्या होती है, IB + IC होती है, तो यहाँ पर I जो है वो IC से ग्रेटर देन होती है, तो इसलिए हमारा जो अल्फ़ा होगा हमेशा वो <1 होगा, और यानी कि अल्फ़ा की जो मैक्सिमम रेंज होती है वो 0.90 से लेके 0.99 तक वेरी करती है। चूँकि ये 1 से कम है तो हम ये मान लेते हैं कि नो करंट गेन इज़ अवेलेबल इन कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। किस वजह से, क्योंकि <1 होता है। ठीक है ना स्टूडेंट, बात कर लेते हैं नेक्स्ट कॉन्फ़िगरेशन, कॉमन एमीटर। इसी को हम सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं जब बायसिंग वगैरह पढ़ेंगे ट्रांजिस्टर की, तो कॉमन एमीटर में ही पढ़ते हैं, एम्पलीफिकेशन के लिए सबसे ज़्यादा सही रहता है। अब इसमें अगर हम बात करें तो देखो ये एमीटर टर्मिनल जो है इसको हमने इनपुट साइड भी और आउटपुट साइड भी कॉमन ले लिया कर लिया है, तो ये हमारा क्या हो गया, कॉमन एमीटर। अब मैंने क्या बताया था कि अगर बेस हमारा कॉमन नहीं है तो वो हमेशा इनपुट साइड आएगा, ना कि आउटपुट साइड। अगर कलेक्टर कॉमन नहीं है तो वो हमेशा आउटपुट साइड आएगा। ठीक है ना, ये सर्किट ड्रॉ करना सीख लेंगे। तो यहाँ पर यही है कि एमीटर को हम दोनों साइड कॉमन करेंगे, इनपुट जो अप्लाई करेंगे वो बेस और एमीटर के बीच में, आउटपुट जो लेंगे कलेक्टर और एमीटर के बीच में।
ठीक है। अब देखो यहाँ पर करंट गेन मैंने क्या बताया था, बीटा से डिनोट करते हैं। बीटा हमारा क्या होता है, कॉमन एमीटर का करंट गेन होता है। बीटा क्या होगा, आउटपुट करंट कौन सी होगी। अब देखो एमीटर जो है वो कॉमन है, तो ना तो इसको हम इनपुट करंट में काउंट करेंगे ना आउटपुट करंट में काउंट करेंगे, तो बचे कौन से, आईबी और आईसी। आईसी हमेशा हमारा आउटपुट होता है, तो यानी कि आईसी ऊपर हो जाएगा, ये मैंने स्टार्टिंग में बताया। और आई बी हमेशा हमारा इनपुट होता है, तो ये आई बी हमारा हमेशा नीचे आएगा, ठीक है ना, अगर ये कॉमन नहीं होगा तो बीटा इक्वल्स टू आई सी अपॉन आई बी हो गया। तो यही आगे यहाँ पर दिखाया गया है इस फॉर्मूले में, ठीक है ना स्टूडेंट्स। आई होप समझ में आ रहा होगा ये चीज़ें, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखें तो आई सी आई बी के रेस्पेक्ट में तो बहुत ज़्यादा ग्रेटर है, ठीक है। तो ये वैल्यू लिखी हुई है, यानी कि आई बी लेस दैन मोर लेस दैन किससे, आई सी से। तो बीटा जो होगा हमारा मोर ग्रेटर देन 1 होगा, यानी कि अप्रॉक्सीमेट जो इसकी वैल्यू वेरी करती है वो 20 to 500 तक वेरी करती है। और चूंकि ये 1 से काफ़ी ज़्यादा है, तो हम कह देते हैं कि करंट गेन इज़ अवेलेबल इन कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है स्टूडेंट्स। बात कर लेते हैं अपने लास्ट कॉन्फ़िगरेशन की, कॉमन कलेक्टर की। अब कलेक्टर को कॉमन करना है, तो जब कलेक्टर को कॉमन करेंगे तो मैंने बोला बचा क्या, बेस और एमीटर। तो मैंने क्या बोला था बेस के कॉन्टेक्स्ट में, कि बेस हमेशा अगर फ्री रहेगा यानी कि कॉमन नहीं होगा तो वो इनपुट साइड होगा, और जो कलेक्टर है वो हमेशा आउटपुट साइड होगा। यानी कि बेस अब हमारा यहाँ पर कॉमन नहीं है तो इनपुट साइड हो गया, तो बचा क्या, हमारा कलेक्टर कॉमन है इस बार, तो हमारा एमीटर जो है वो आउटपुट साइड हो जाएगा, ठीक है ना स्टूडेंट्स। ये यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई होगी। अब अगर इसके हम उसकी बात करें करंट गेन की, तो इसका करंट गेन गामा से डिनोट करते हैं। यहाँ पर आउटपुट क्या है हमारा, करंट आई ई है, और इनपुट मैंने बताया ना, बेस अगर कॉमन नहीं होगा तो हमेशा नीचे आएगा, और कलेक्टर इस बार कॉमन है तो कलेक्टर आउटपुट में जाएगा नहीं, ठीक है ना। तो कलेक्टर आउटपुट में जाएगा नहीं, तो बचा क्या हमारा आई, तो यानी कि आउटपुट पर क्या हो गया हमारा, आई ई करंट हो गया। तो इसका हमारा क्या फॉर्मूला बन गया, आई अपॉन आई बी, ठीक है ना, गामा इक्वल्स टू आई अपॉन आई बी, ठीक है। देखो यहाँ पर ये लिखा हुआ है, तो हमारा क्या हो गया, रेशियो क्या हो गया, आई अपॉन आई बी। अब यहाँ पर आई बी तो बहुत स्मॉल है, जब आई सी से स्मॉल है तो आई से तो और भी ज़्यादा स्मॉल होगा, तो आई बी मोर स्मॉलर देन आई। तो गामा मोर ग्रेटर देन 1, यानी कि 1 से बहुत ज़्यादा हो जाएगा। जब 1 से ज़्यादा है तो ये भी अवेलेबल होगा इसका भी करंट गेन, बट वोल्टेज गेन इज़ नॉट अवेलेबल इन कॉमन कलेक्टर। लेकिन जो वोल्टेज गेन होता है वो हमारा अवेलेबल नहीं होता किस में, कॉमन कलेक्टर में, ठीक है ना स्टूडेंट, ठीक है। अब ये जो रिलेशन मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ से या तो ये डेरिवेशन बहुत बार पूछा जाता है, या इस पर न्यूमेरिकल बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, और बहुत सिंपल डेरिवेशन है, बहुत सिंपल इस पर न्यूमेरिकल आता है, ठीक है। अभी देखो हम अल्फा और बीटा में रिलेशन पूछता है, तो हमें पता है अल्फा इक्वस टू हम पढ़ चुके हैं आई सी अपॉन आई होता है, और बीटा इक्वस टू आई सी अपॉन आई बी होता है। अब हम ये ट्रांजिस्टर की इक्वेशन भी जानते हैं, आई इक्वस टू आई बी प्लस आई सी होता है। अब अगर इस इक्वेशन को हम आई सी से डिवाइड कर दें तो क्या हो जाएगा, आई अपॉन आई सी प्लस वो इक्वस टू आई बी प्लस आई सी अपॉन आई सी। तो जब इनको सेपरेट करेंगे आई सी को अलग अलग, आई बी अपॉन आई सी प्लस आई सी अपॉन आई सी, तो आई बी अपॉन आई सी तो ये हो गया, और आई सी अपॉन आई सी क्या हो गया हमारा 1 हो गया। तो आई अपॉन आई सी इक्वस टू आई बी अपॉन आई सी प्लस आई सी अपॉन आई सी, यानी कि 1। अब हमने क्या देखा ऊपर अभी, जो हमारा अल्फा है, अल्फा क्या है, आई सी अपॉन आई है, लेकिन ये तो आई अपॉन आई सी है, तो यानी कि इसकी जगह पर हम 1 अपॉन अल्फा पुट कर सकते हैं। अभी आई बी अपॉन आई सी है, लेकिन बीटा कितना होता है, आई सी अपॉन आई बी, तो यानी कि 1 अपॉन बीटा इसकी जगह पर पुट कर सकते हैं। तो ये क्या हो गया, 1 अपॉन अल्फा इक्वस टू 1 अपॉन बीटा प्लस 1। इसको सॉल्व करेंगे, इसका एलसीएम ले लिया हमने बीटा, यानी कि 1 प्लस बीटा हो गया। इसको थोड़ा सा क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे तो ये हो गया यहाँ पर। यहाँ से बीटा हम क्या करेंगे, इन दोनों में से बीटा को इसको इधर लाएंगे, अल्फा को इधर ले जाएंगे। तो जब कॉमन लेंगे तो इसको सॉल्व करेंगे, तो बीटा कॉमन लिया तो 1 माइनस अल्फा हो गया, यानी कि ये कह सकते हैं कि ये वाली टर्म इधर ले गए हम, ठीक है ना। तो ये वाली प्लस है, इधर जाके माइनस की हो जाएगी। जब दोनों में से कॉमन लेंगे तो 1 माइनस अल्फा हो जाएगा, और अल्फा एज इट इज़ हमारा। तो बीटा इक्वस टू कितना हो गया, अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा। ऐसे सेम हम अल्फा इक्वस टू भी लिख सकते हैं। अल्फा इक्वस टू लिखेंगे तो यहाँ से अल्फा कॉमन ले लेंगे इन दोनों में से, तो अल्फा कॉमन लेंगे तो 1 प्लस बीटा बचेगा, और जब ये 1 प्लस बीटा इधर जाएगा तो बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा हो जाएगा हमारा अल्फा इक्वस टू। तो ठीक है, किसी भी तरह से हम लिख सकते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत सिंपल हमारा ये डेरिवेशन है, और इस पर न्यूमेरिकल वीडियो जब मैं लेके आऊँगा लास्ट में यूनिट के, तो न्यूमेरिकल इस पर जरूर कराऊंगा। न्यूमेरिकल भी एग्जाम में जरूर पूछा जाता है इसमें मैक्सिमम टाइम्स, ठीक है ना। चलिए, तो अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर जान लेते हैं, कंपैरिजन कर लेते हैं जो तीनों कॉन्फ़िगरेशन हमने पढ़ी हैं। अभी जो तीनों कॉन्फ़िगरेशन पढ़ी हैं उसमें थोड़ा सा हम जान लेते हैं कि क्या क्या डिफरेंस है। अगर हम बात करें सबसे पहले इनपुट रेसिस्टेंस की, तो जो कॉमन बेस है उसमें लो होता है, यानी कि 100 ओम तक के आसपास होता है। कॉमन एमीटर में लो होता है, अबाउट 750 ओम तक होता है, लेकिन कॉमन कलेक्टर में वेरी हाई, अबाउट 750 किलो ओम तक होता है। आउटपुट रेसिस्टेंस वेरी हाई होता है, अबाउट 450 किलो ओम। कॉमन बेस में हाई होता है हमारा कॉमन एमीटर में, यानी कि 45 किलो ओम तक, और लो होता है कॉमन कलेक्टर में अबाउट 50 ओम तक। वोल्टेज गेन की बात करें 150 होता है किसमें, कॉमन बेस में,
अप्रॉक्सीमेट 500 होता है हमारा कॉमन एमिटर में, लेकिन इससे लेस देन 1 होता है, इसलिए इसको हम नेगलेक्ट भी कर लेते हैं कॉमन कलेक्टर में। एप्लीकेशंस की बात करें तो हमारा कॉमन बेस जो है वो हाई फ्रिक्वेंसी एप्लीकेशंस के लिए यूज़ करा जाता है। कॉमन एमिटर हमारा ऑडियो फ्रिक्वेंसी के लिए यूज़ करा जाता है। कॉमन कलेक्टर हमारा इंपिडेंस मैचिंग के लिए यूज़ किया जाता है। करंट गेन की बात करें तो इसमें लेस देन 1 था, तो यानी कि नो लिख देते हैं। बीटा हमारा अच्छा खासा होता है हाई, और ये जो कॉमन कलेक्टर यानी कि जो गामा होता है इसका, ये अप्रिशिएबल होता है। ठीक है ना स्टूडेंट, तो ये एक सिंपल सा डिफरेंस था तीनों कॉन्फ़िगरेशन में जो हमने अभी तक पढ़े। आज का वीडियो जहाँ तक मुझे लगता है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एक नया क्वेश्चन जरूर बनेगा एग्जाम में। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों को भी, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके बताएं वीडियो कैसा लगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नहीं किया है तो बेल आइकन जरूर प्रेस करें, और कोई डाउट होता है तो कमेंट करके बताएं, मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करूँगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही, चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके।